हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो है हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, क्लास 12th बायोलॉजी में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक, तो आप लिख लीजिएगा न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। न्यू चैप्टर हमारा है। तो पिछले वाले चैप्टर हमने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि आप मीनिंग ये पहले जान लो कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो हेल्थ का मतलब ये है कि जो आपके बॉडी ऑर्गन है वो अगर एक प्रॉपर वे या कोऑर्डिनेटेड वे में मैनर कर रहे हैं, में वर्क कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हम लोग हेल्दी हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नोन एज हेल्दी। तो अगर केवल आप में डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी कह दो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, यहाँ पे WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ पे एक डिफिनेशन देती है, आप उस डिफिनेशन को समझिएगा। WHO के अनुसार कोई पर्सन तभी हेल्दी है जब वो मेंटल हेल्दी हो, फिजिकल हेल्दी हो, ठीक, और उसके इमोशन, बिहेवियर, अगर वो सब चीज़ों में हेल्दी है तभी आप कह सकते हो कि वो पर्सन जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। जैसे कि मान लो कि कोई एक पर्सन जा रहा है, अब आप उसके कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव हैं जैसे कि ब्रेस्ट, आप उन चीज़ों को देख के कमेंट करते हो तो सीधी सी बात है आप पूरा हेल्दी नहीं हो, आपके इमोशन आपके कंट्रोल के बाहर हैं। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्दी वो है जिसका ब्रेन बॉडी पार्ट मान लो, सेंट्रल पार्ट, ठीक, इमोशन, फिजिकल, वो सब अगर उसके कंट्रोल में है तो फिर। अब बात ये आती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का मतलब ये है कि जिस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी में कोई ऐसी एब्यूसिव कमेंट नहीं करता है इन चीज़ों के लेके, तब हम कह सकते हैं कि जो समाज है उस समाज एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है पूरी। अब बात ये आती है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए कौन से ऐसी प्रॉब्लम हैं और उनसे जुड़ी हुई कौन सी हम स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं। ठीक, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जो आपके गोनेट्स का मतलब ये होता है कि जनन, टेस्टिस एंड ओवरी, अगर वो नॉर्मल फंक्शन में काम कर रहे हैं तो फिर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लाइक फैलोपियन ट्यूब, मतलब कुछ भी ऐसे ऑर्गन हैं जो बराबर काम कर रहे हैं, अगर सब हेल्दी हैं तो फिर हेल्दी हैं। अब ये है, आप लिखो इतना, अगर सब हेल्दी है तो फिर हेल्दी है। अब बात ये आती है कि जो हमारा इंडिया है उसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग, यानी कि किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 10 बच्चे, बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए हमारे गवर्नमेंट इंडिया ने सबसे पहले नेशनल लेवल पे 1951 में 1951 में फैमिली प्लानिंग की स्टार्टिंग इंडिया ने की। ठीक, कब की? 1951 में फैमिली प्लानिंग की स्टार्टिंग की। इसमें फैमिली प्लानिंग में लागू किया नेशनल लेवल के ऊपर इंडिया ने फैमिली प्लानिंग एक्ट को लाया। ठीक, ये नेशनल लेवल पे है, फैमिली प्लानिंग जो है उसको इंडिया ने नेशनल लेवल पे 1951 में फैमिली प्लानिंग लाया गया। ये टर्म बहुत, जो हमारा ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप गोले में करके लिख लीजिएगा। ठीक,
अब बात दूसरा पॉइंट ये आता है, दूसरा पॉइंट वही तो हमारा फैमिली प्लानिंग हो गई। अब दूसरा बात ये आती है कि जब जनसंख्या बढ़ रही थी, जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो बढ़ती हुई जनसंख्या को सही से न्यूट्रिशन ना दे पाना, सही से न्यूट्रिशन ना दे पाना, ठीक, और उनकी केयर में प्रॉब्लम, कुछ सही से ना चल पाना, बहुत सही से ना चल पाना, इसलिए फैमिली प्लानिंग 1951 में लाया गया और इसके तहत ये बताया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, एक स्लोगन दिया गया, स्लोगन यानी नारा दिया गया, हम दो हमारे दो, ठीक। तो इसमें इतना बताया गया। अब बात ये आती है कि जब जनसंख्या बराबर बढ़ रही है ना, तो रिसोर्स जो हैं वो लिमिट होते हैं, रिसोर्स एक लिमिट में है, लेकिन जनसंख्या बराबर बढ़ रही है, तो उसको कैसे जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे, कैसे कब क्या होगा, उसको हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि जो मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग थे, यानी कि ऐसे लोग जिनकी मैरिज होने वाली थी वो लोग, या फिर फर्टाइल ह्यूमन कपल। फर्टाइल ह्यूमन कपल का मतलब ये होता है कि वो कपल जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें फर्टाइल ह्यूमन कपल कहते हैं, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल वो होते हैं जो नॉर्मली बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं। हालांकि जीवित वो भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी एक टर्म लिखती है, जो फर्टाइल ह्यूमन कपल और मैरिजेबल एज ग्रुप के जो पर्सन होते हैं उनको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मैरिजेबल एज ग्रुप, मैरिजेबल एज ग्रुप के जो लोग हैं, और फर्टाइल कपल। कौन से कपल? फर्टाइल कपल, ठीक। ये फर्टाइल कपल जो हैं, इन लोगों को ये बताया गया कि मतलब जो बच्चे फैमिली प्लानिंग है वो फैमिली प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग को कैसे करना चाहिए, और नंबर 2 पे आता है प्रेग्नेंट लेडी का केयर कैसे करना चाहिए, और पोस्ट नेटल केयर यानी जन्म हो जाने के बाद में बच्ची और माँ की केयर कैसे करनी चाहिए, और तीसरा आता है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बच्चे को माँ से दूध पिलाना चाहिए। ये कुछ टर्म कंडीशन अप्लाई होते हैं, ये कुछ टर्म कंडीशन अप्लाई होते हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारी मैरिजेबल एज ग्रुप है वो मेल के लिए 21 ईयर्स, जो हमारे एनसीईआरटी में लिखी, लेकिन आज ये डाटा बढ़ चुका है, और फीमेल के लिए इतना होता है, ठीक। अब 18 साल, बात ये आती है कि 18-21 का आंकड़ा क्यों है, तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो फीमेल्स यानी गर्ल्स होती हैं उनमें मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी देर में आती है। आप ध्यान रखिएगा, गर्ल्स कितनी भी छोटी क्यों ना उसमें समझ अच्छी होती, पर बॉय समझ इतनी अच्छी नहीं होता। लेकिन अब ये आंकड़ा पूरा डिफरेंट हो चुका, अब ये एज भी बहुत बढ़ गई है। अब ये भी, पहले का रीज़न ये था कि जो बॉय होते थे उन्हें बाहर का काम करना पड़ता, हालांकि काम अभी भी करना पड़ता है, लेकिन तब कहते थे बॉय मैच्योर हो जाए, इसलिए बॉय की एज ज़्यादा होती थी और फीमेल की जो एज है वो हल्की कम होती थी, क्योंकि फीमेल को नॉर्मली घर के अंदर ही रहना पड़ता था। आप इतना लिखो, ठीक। तो उनको अंदर रखा गया था। अब ये जो फैमिली प्लानिंग दी गई थी 1951 में, ये मुहिम बहुत आगे बढ़ता गया। जब ये 1951 में फैमिली प्लानिंग दी गई तो ये मुहिम बहुत आगे बढ़ता गया। जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है तो उसका एक बड़ा नाम दिया जाता है, तो इस फैमिली प्लानिंग को आगे कन्वर्ट कर दिया गया RCHP। इसकी फुल फॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक। ये इतना हो गया। आप एक बार इतना रिकॉल करके लिख लीजिएगा जो भी आपको पॉइंट इसमें लिखना है। अब बात ये आती है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कि कब कंसीव होना है, कब क्या होना। कंसीव का मतलब ये होता है कब गर्भ ठहरता है, वो वाला कंडीशन आपको पता होना चाहिए।
लेकिन वो बताने से पहले यहाँ पे एक छोटी टेक्निक है, हम आपको बता देते हैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में कि एमनियोसेंटेसिस क्या है।